हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डेट इज oogenesis। oogenesis इससे पहले हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है। अब हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे? oogenesis पढ़ेंगे, जो कि गैमीटोजेनेसिस का ही सेकेंड पार्ट है। अब देखिए, जैसे हमने गैमीटोजेनेसिस जब स्टार्ट किया था स्टूडेंट, तो गैमीटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ लिया कि गैमीटोजेनेसिस क्या है। मेल गैमेट्स के बारे में हमने आपको बता दिया, फीमेल गैमेट्स के बारे में बता दिया। मेल गैमेट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, स्पर्म कैसे बनता है। अगर आज हम गैमीटोजेनेसिस ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगता है थोड़ा, क्योंकि ये चीज समझने में थोड़ा उन्हें दिक्कत होता है। तो बहुत ही ध्यान से आज इस क्लास को आप देखेंगे, आज इस वीडियो को आप देखिएगा, क्यों आप अपना पूरा का पूरा माइंड, पूरा का पूरा अटेंशन आज इस क्लास में आप लगाएंगे। हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गैमीटोजेनेसिस में कौन सा टॉपिक बाबू? oogenesis। तो oogenesis के लिए आप जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं, ओवरी का डायग्राम है। इस डायग्राम में कुछ कुछ शो किया हुआ है oogenesis से रिलेटेड। जैसे प्राइमरी ओसाइट्स क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी से टर्शियरी, उससे पहले सेकेंडरी बनता है, लेकिन इसमें टर्शियरी दिया हुआ है तो हम आपको बताएंगे। आफ्टर दैट ग्रेफियन फोलिकल के बारे में आपको बताएंगे। ग्रेफियन फोलिकल क्या होता है, पहले हम इस डायग्राम को आपको बता देते हैं क्या है। आप इस डायग्राम के ऊपर देखेंगे, ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहा है बाबू, ये ब्लड वेसल्स क्या है? ये ब्लड वेसल्स जो कि ओवरी के अंदर इंटर करते हैं। ब्लड वेसल्स कहां पे एंटर करते हैं? ओवरी के अंदर, जो कि उनको ब्लड सप्लाई देते हैं, तो ब्लड वेसल्स वो कहलाते हैं। ठीक है। और अगर हम ब्लड वेसल्स के ऊपर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल्स। मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बनता है हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं। आफ्टर दैट टर्शियरी फॉलिकल्स आप देख सकते हैं, जो कि आपको क्या शो कर रहा है? एंट्रम शो कर रहा है। एंट्रम एक लेयर होता है जो कि सराउंडेड होता है किसके बाबू? प्राइमरी फॉलिकल्स के सराउंडेड एक लेयर होता है। टर्शियरी फॉलिकल्स तक जाता है जब ओसाइट्स बनते हैं, तो एक लेयर से सराउंडेड होते हैं, डेट इज योर एंट्रम लेयर। उसके बारे में हम बताएंगे आपको। आफ्टर दैट ग्रेफियन फॉलिकल आप देख सकते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, और यही ग्रेफियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद, यानी जब उसमें ओवुलेशन हो जाता है, उसमें जब एग विथड्रॉ हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल से, तो वो ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाता है। यानी कि रैप्चर्ड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसमें से एग क्या हो जाते हैं बाबू? रिमूव्ड हो जाते हैं, विथड्रॉ हो जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। तो इम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल को हम लोग कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। दिस इज योर कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम दैट इज इम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। यहां पे आप ओवरी देख सकते हैं, दिस इज योर ओवम, दिस इज योर ओवम। ये पूरा ओवरी का डायग्राम है। ओवम, अगर ओवम कहने का मतलब कि सेकेंडरी ओसाइट्स को ओवम के नाम से भी जाना जाता है। अब सेकेंडरी ओसाइट्स क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट्स क्या होता है, वो जब हम पूरा समझ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ओवम का फॉर्मेशन कब होता है, यानी किस दौरान हम इसको ओवम कहते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं oogenesis को। oogenesis के डेफिनेशन के बारे में अगर हम आपको बता दें, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं बाबू। देखिए, जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस है उसी तरीके से oogenesis है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो हम लोग भी जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस बताइए, कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और oogenesis क्या है। तो जब हम लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, आज आधा पढ़ने के बाद हम लोग कल के क्लास में डिफरेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम रिप्रोडक्शन चैप्टर की क्वेश्चन की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों में डिफरेंस या तो अलग अलग भी आ सकता है, कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis।
ठीक है, तो हम लोग दोनों को जान लेंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं oogenesis के ऊपर। अगर हम oogenesis की बात करें बाबू, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर oogenesis क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ oogenesis? तो देखिए oogenesis में ऊ का मतलब होता है ओवम, वो ओवम से आया है, ओवरी ओवम को रिलीज करता है और ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। जिस तरह से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, उसी तरीके से ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। यानी oogenesis को आप डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स, एक मैच्योर फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम इज कॉल्ड oogenesis। यानी इसके पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं। अब oogenesis के बाद अब हम लोग इसके प्रोसेस के ऊपर आते हैं बाबू कि oogenesis क्या है। ध्यान देंगे, अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लिया होगा तो मुझे उम्मीद है कि oogenesis में आपको बहुत हेल्प करेगा डिवीजन को समझने के लिए, सेल के डिवीजन को समझने के लिए और साथ में प्रोसेस के ड्यूरेशन को समझने के लिए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, आफ्टर दैट हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको पूरे प्रोसेस के बारे में समझाने वाले हैं, oogenesis का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं oogenesis के पूरे प्रोसेस को। आप अपना पूरा माइंड और अटेंशन इस क्लास में लगाइएगा और यहां से हमें उम्मीद है कि जो हम समझाने जा रहे हैं वो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, अगर हम oogenesis की स्टार्टिंग प्रोसेस से बात करें तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जहां पे प्यूबर्टी स्टेज से बनना शुरुआत हो रहा था, यानी एट द प्यूबर्टी एज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट, जबकि ओवम बनने की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरुआत हो जाती है। मेरा कहने का मतलब समझिए आप बाबू, अगर हम कहना चाहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में फॉर्मेशन हो रहा है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है बाबू? प्यूबर्टी एज से। लेकिन फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन वो फीमेल जब अपनी मदर के यूटेरस में, अपने मां के पेट में रहती है, यानी जब फीटल स्टेज में रहती है, जब फीटल फॉर्म में रहती है, और वो फीमेल फीटल जो है उसमें एग का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, ओगोनिया का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो जाता है? बिफोर बर्थ, यानी जन्म लेने से पहले ही से शुरू हो जाता है। अब किस वीक से शुरू होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को बाबू। अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखिएगा कि जब वह फीटस, मान लीजिए ये आपका फीमेल फीटस है, क्या है बाबू? फीमेल फीटस है। अगर हम इस फीमेल फीटस की बात करें बाबू, तो ये जो फीमेल फीटस है, ये फीमेल फीटस अपने मदर के जब यूटेरस में रहता है, तो ये जब 6 मंथ का होता है, कितने मंथ का? 6 वीक का। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन से लेकर के ग्रेस्टेशन पीरियड तक, यानी ग्रेस्टेशन स्टेज तक 6 वीक, ध्यान देंगे, ये वीक नहीं भूलेंगे आप। 6 वीक से ही इस फीमेल फीटस में ओवम का बनना शुरू हो जाता है, और 6 वीक से ही जैसे ही ओवम का बनना शुरू हो जाता है तो मिलियंस ऑफ ओवम बनना शुरू हो जाते हैं। एक डिवीजन होता है, उसको माइटोटिस डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये ओवम मल्टीप्लाई होने लगते हैं, उगोनिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और जैसे ही ये उगोनिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं बाबू, तो जब यह फीटस, ध्यान देंगे, जब यह फीटस 6 वीक से
20 वीक तक पहुंचता है, यानी कि 20 वीक के पास पहुंचने तक, एट द 20 वीक यानी 20वें सप्ताह में ये जो उगोनिया का जो अमाउंट होता है बाबू, वो उगोनिया का अमाउंट 6 मिलियन से लेकर के 7 मिलियन तक होता है। कितना होता है बाबू? 6 मिलियन से 7 मिलियन। यानी अभी ये जो फीटस है ये मां के पेट में ही है, अभी ये फीटस मां के पेट में ही है, अभी इसका बर्थ नहीं हुआ है। ये 20वां सप्ताह में यानी 20 वीक का जब ये फीटस हो जाता है तो उस टाइम पे जो, अगर आप उगोनिया का बात करें यानी oogenesis यानी कि ओवम बनने की प्रक्रिया, ओवम बनने की प्रक्रिया, तो ये छोटे छोटे उगोनिया जो है वो कितने मिलियन होते हैं बाबू? 6 से लेकर 7 मिलियन के बीच होते हैं। अब यहां पे समझिएगा कि एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि द oogenesis प्रोसेस स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीटस, यानी कि मां जब कोई एक फीमेल फीटस जन्म लेती है उससे पहले ही उसमें oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है या प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। अब ध्यान देंगे, अब जैसे ही यह फीटस, जैसे ही यह फीमेल फीटस का बर्थ होता है तो बर्थ होते होते यानी कि इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन भी होने लगता है। अगर बात करें तो 20 मिलियन से डिस्ट्रक्शन होते होते, नष्ट होते होते जन्म के समय तक इस फीमेल फीटस में जो oogenesis का प्रोसेस है यानी जो ओवम बनने का प्रोसेस है, अगर इसमें हम ओवम की बात करें तो 6 से 7 मिलियन से घट करके बाबू 60 से लेकर के 80,000 के बीच में ही रह जाता है, यानी 60,000 से 80,000 के बीच में ही रह जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ओवम और उगोनिया इज 60,000 to 80,000। वो हम आपको लिखवाएंगे, बस आप अभी समझिए। देखिए जहां पे जब फीटस 6वें सप्ताह में था, 6 वीक में था, तो ओवम बनना स्टार्ट हो रहा था, oogenesis स्टार्ट हो गया था। अब बाबू oogenesis स्टार्ट जब हुआ था तो उसमें उगोनिया, प्राइमरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट्स, ये सारे का प्रोसेस, प्राइमरी ओसाइट्स का प्रोसेस जो है वो बर्थ से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। अब वो जो प्राइमरी ओसाइट्स है, ओसाइट्स करने का मतलब कि एक सेल का बनना, ओवम का बनना। अब ये जो प्राइमरी उगोनियम आप बोल सकते हैं, आप अगर केवल उगोनियम भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। उगोनियम इज अ सिंगुलर वर्ड और उगोनिया इज अ प्लूरल वर्ड। उसी तरीके से हमने जब स्पोमेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें हमने मेल जर्म सेल आपको बताया था स्पोमेटोगोनिया और उसका सिंगुलर स्पोमेटोगोनियम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो उगोनिया है, उगोनिया से अगर ओवम बन रहा है बाबू, तो अगर हम ओवम की बात करें तो 6 वीक से बनना स्टार्ट हो जा रहा था जब यह फीमेल फीटस अपने मदर के यूटेरस में थी, तभी से। और जैसे ही 20 वीक्स का वो फीमेल फीटस हुआ तो उस दौरान जो उगोनिया का जो मात्रा है, ओवम का जो मात्रा है, वो 20 मिलियन तक पहुंच गया। लेकिन अब क्या हुआ कि 20 वीक्स के बाद उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगा, मतलब वो थोड़ा थोड़ा नष्ट होने लगा। कब? जैसे ही एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट का स्टेज स्टार्ट हो गया, यानी जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ने लगा, जैसे जैसे फीमेल फिटनेस बढ़ने लगा, वैसे वैसे जो 20 मिलियन जो ओवम बने हुए थे उनमें भी डिस्ट्रक्शन होने लगा, यानी वो भी नष्ट होने लगे। और जन्म के समय तक आते आते, यानी जब वह फीमेल फिटनेस का जन्म हुआ तो उस दौरान तक केवल और केवल 60,000 से 80,000 ओसाइट्स बचे। कितने बचे? 60,000 से लेकर के 80,000। अब ध्यान देंगे बाबू, यहां तक तो हमने जन्म से पहले बात की, अब हम लोग जन्म से बाद की बात करते हैं, यानी आफ्टर बर्थ की बात करें तो जब यह फीमेल प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचती है, ध्यान देंगे, जब यह फीमेल प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचती है तो ये 60 से 80,000 जो बने हुए हैं, इनमें से केवल और केवल
400 ही काम लायक रहते हैं, यानी 400 उगोनियों का ही जो आपको oocytes होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पहुंचने के लिए। ध्यान देंगे 60,000 से 80,000 तो है, लेकिन इनमें भी एक क्या हुआ बाबू, इनको भी अरेस्टेड, ये भी अरेस्टेड हो गए। अरेस्टेड वर्ड का यूज किया गया है एनसीईआरटी में। अरेस्टेड कहने का मतलब आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन में आप सोचे कि चलो हम मार्केट चले जाते हैं और मार्केट से हम 1 महीने का पूरा सामान खरीद करके ला लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप 10 लोग निकले घर से, 10 लोग निकले और 10 लोग आप निकले, तो उन 10 लोग में से 4 लोगों को कहा गया कि चलिए ठीक है, एक स्टेज पे आप पहुंचे। यहां से मान लीजिए आप अपने गली के बाहर गए तो वहां पे बैरिकेटिंग किया हुआ था। आप लोग में से 10 लोग में से 4 लोगों को बोला गया कि आप 4 ही लोग जाइए, भीड़ मत लगाइएगा, आप 4 लोग जाइए, आप ही लोग सामान लेकर के आइए। तो 6 लोग तो इधर ही रह गए। उसी तरीके से ये क्या 60,000 मान लीजिए, 60,000 में से 80,000 जो थे तो प्यूबर्टी एज तक जब पहुंचे बाबू तो 400 लोगों को मौका मिला, यानी वही लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब जा सकते हैं। वो क्या है, ओवम है। क्या है वो, ओवम है। प्यूबर्टी एज तक आते आते वो सेकेंडरी oocytes में बदल जाते हैं। तो सेकेंडरी oocytes को ही ओवम कहा जाता है बाबू। सेकेंडरी oocytes को ही क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। यानी 60,000 से 80,000 के बीच में केवल मौका कितने को मिला, 400 लोगों को मिला। यानी 400 ओवम को मौका मिला कि वो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ बाबू, अब इस एग्जाम्पल पे आइए, जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। 10 लोग आप लोग निकले थे, 10 लोग में से 6 लोगों को आपके गली से बाहर ही रोक दिया गया कि इतना भीड़ मत लगाओ, एक साथ मत जाओ, केवल 4 लोग जाओ। अब 4 लोग आप आगे गए, तो आगे जैसे ही आप मार्केट साइड पे पहुंचे तो वहां पे भी बैरिकेटिंग लगाया हुआ था। वहां पे आपको कहा गया कि नहीं नहीं, 4 लोग नहीं जाना है, केवल एक को हम जाने का मौका देंगे, केवल एक ही जाना है डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, और एक को ही सामान लेकर के आना है। तो आप 4 लोग में से किसी एक को मौका मिलेगा। उसी तरीके से यहां पे आइए बाबू, अगर ये 400 है तो इन 400 में से किसी एक को मौका मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का और ओव्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने का। समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को। तो यही oogenesis का पूरा प्रोसेस है। oogenesis क्या है, oogenesis का कंप्लीट प्रोसेस हम अभी हमने आपको बताया। अब हम इसको एक एक कर करके लिखते जाएंगे। जब आप लिखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे लेयर्स भी है, जैसे मान लीजिए कि जब प्राइमरी oocytes बनेगा तो प्राइमरी oocytes में एक लेयर से कवरिंग होगा, उस लेयर को क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी फोलिकल बोलेंगे। प्राइमरी फोलिकल एक लेयर से कवर्ड होगा। वही प्राइमरी फोलिकल्स जब सेकेंडरी में बदलेगा तो वहां पे और भी ज्यादा लेयर से कवर्ड हो जाएंगे। वो मोर लेयर कवरिंग जो कि फ्लूइड से भरे हुए रहेंगे उनको एंट्रम बोलेंगे, जो कि यहां पे दिया हुआ है। एंट्रम वही तो है सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल फिर जब कवर्ड हो जाएगा तो उसको एंट्रम कहते हैं। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेगा तो सेकेंडरी जो oocytes है, सेकेंडरी फोलिकल जो है, सेकेंडरी oocytes को ही हम लोग सेल ओवम कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी फोलिकल्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी फोलिकल्स फर्दर चेंज हो जाता है बाबू टर्शियरी फोलिकल्स में। समझ में आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी फोलिकल्स जब oocytes में बदलता है तो सेकेंडरी oocytes को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है oogenesis का। बस सिंपल सा डिफरेंस आपको यही याद रखना है कि स्पोमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जहां प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो रहा था, वही oogenesis का प्रोसेस एट द बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड और फीमेल फिटस। वह फिटस जब यूटेरस में ही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एट द 6 मंथ, यानी 6 वीक, नोट मंथ, 6 वीक। जब वह फिटस 6 वीक का रहता है और वो फीमेल फिटस रहता है तो उसी टाइम से उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वह फिटस बाबू 20 वीक का होता है फीमेल फिटस, तो उसमें 6 to 7 मिलियंस बन जाते हैं क्या, प्राइमरी oocytes। अब जब वो फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है
और जैसे ही 9th मंथ कंप्लीट होता है और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कि फीमेल फीटस है उसका जब बर्थ होता है यानी पार्चुरेशन के टाइम पे, तो उसमें जो 6 to 7 मिलियंस जो oogenesis बने थे, जो ओवम बने थे, वह डिस्ट्रॉय होकर के घट करके कितना बच जाते हैं बाबू, 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच। फिर जब वो बेबी का बर्थ हो जाता है, तो जब वो बेबी प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचने लगती है, तो प्यूबर्टी स्टेज तक जाते जाते जो 60 to 80,000 थे, उनमें से केवल 400 ऐसे एग है जिनको मौका मिलता है कि वो एक एक कर करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जा सके और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो जो ग्रेफियन फोलिकल्स होते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम होते हैं, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes बनते हैं, सेकेंडरी oocyte से फोलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी फोलिकल्स, वही फोलिकल्स आगे चल करके मैच्योर्ड होकर के ग्रेफियन फोलिकल में बदल जाते हैं। और जब ओवुलेशन होता है, उस ग्रेफियन फोलिकल से जब ओवम को विथड्रॉ कर लिया जाता है, विद रिलीज कर दिया जाता है, और उसी रिलीज प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। यानी कि ग्रेफियन फोलिकल्स रैप्चर्ड हो जाता है एंड रिलीज्ड ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज्ड ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। अब बाबू जो ग्रेफियन फोलिकल जो इम्प्टी हो गया, क्योंकि उसमें से ओवम तो निकल गया, तो इम्प्टी ग्रेफियन फोलिकल्स को हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका कार्पस ल्यूटियम है बाबू, और ये आपका क्या है? ये आपका ओवम है जो कि रिलीज हो गया है। कहां से? ओवरी से। और ओवरी से रिलीज होने के बाद ये जो ग्रेफियन फोलिकल है, यही ग्रेफियन फोलिकल से ओवम नीचे जाता है, ओवम रिलीज्ड होता है। द रिलीज्ड ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फोलिकल ऑफ द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं, जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, लिखवा देंगे ओवुलेशन क्या है। और oogenesis की बात करें तो oogenesis क्या है? डेफिनेशन हमने आपको बता दिया कि oogenesis क्या है बाबू। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैच्योर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि oogenesis इज अ प्रोसेस, यानी द प्रोसेस इन विच, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स फ्रॉम किससे बाबू? फ्रॉम उगोनिया भी बोल सकते हैं, फ्रॉम उगोनिया से, या तो फ्रॉम उगोनिया ना आप बोलेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज नोन एज oogenesis। नहीं तो एक लाइन आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा वर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स फ्रॉम फीमेल जर्म सेल उगोनिया इज नोन एज oogenesis, जिसको क्या बोलते हैं? oogenesis। उसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें तो oogenesis का क्या प्रोसेस होता है बाबू? तो यानी व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ oogenesis, तो कंप्लीट प्रोसेस अभी हमने आपको बता दिया। एक बार और हम आपको बता देते हैं, फिर आप इस चीज को अपने बुक में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, और आप उस चीज को समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कल हम आपको द प्रोसेस ऑफ oogenesis कंप्लीट लिखवाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम समझ लेते हैं एक बार फिर से कि oogenesis का प्रोसेस क्या कह रहा है। बाबू oogenesis को आप समझिएगा। नेक्स्ट लाइन जो एनसीईआरटी कहता है बाबू, वो ये कहता है कि oogenesis प्रोसेस इज मार्केडली डिफरेंस फ्रॉम द स्पोमेटोजेनेसिस। यानी कि oogenesis स्पोमेटोजेनेसिस से डिफरेंस है। डिफरेंस जाहिर सी बात है, डिफरेंस है। हम इसके बाद डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ेंगे कि oogenesis क्या है और स्पोमेटोजेनेसिस क्या है। अब हम अगर स्पोमेटोजेनेसिस और oogenesis में थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर ले बाबू, तो यहां पे आपको oogenesis पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, स्पोमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जहां पे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा था,
वहीं पे oogenesis का प्रोसेस बिफोर बर्थ से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी oogenesis प्रोसेस स्टार्ट्स at the stage of embryonic development of the female fetus in the mother uterus. Getting my point? अगर हम दूसरे चीज की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार होने वाला प्रोसेस है, जबकि oogenesis ओनली वंस इन अ मंथ, मंथ में एक बार होता है। ओवम बनने की प्रक्रिया मंथ में एक बार होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट चीज बात करें बाबू, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो लॉन्ग लाइफ तक होता है, यानी कि कभी भी कोई एज लिमिट नहीं है, जबकि oogenesis की प्रोसेस एक एज लिमिट तक ही होता है। मियोपोज के बाद oogenesis नहीं हो पाता है फीमेल में, एक लिमिट अमाउंट ऑफ एग होता है, ओवम होता है, इसीलिए ऐसा होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता है। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस बिटवीन है, बहुत मेन डिफरेंस बिटवीन है, जो आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और oogenesis क्या है। तो यहीं पे हम लोग जानेंगे oogenesis के बारे में कि प्रोसेस ऑफ oogenesis क्या है। तो अब हम लोग आज के क्लास में आपको यही कहेंगे कि आप इस चीज को एनसीईआरटी में पढ़िएगा कि इसमें एक सेल डिवीजन भी होता है जिसे मियोटिक फर्स्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, जो कि प्रोफेज स्टेज पर आकर के अरेस्ट हो जाता है। प्राइमरी ग्रेफियन फॉलिकल क्या है वो आप पढ़िएगा, प्राइमरी oocytes के बारे में पढ़िएगा। सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocytes जो कि ओवम कहलाता है। टर्शियरी में कैसे चेंज होता है, एंट्रम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एंट्रम क्या है बाबू, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर्ड है जो कि, और आप एक चीज और पढ़ लीजिएगा, ओवुलेशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओवुलेशन ऐसे हमने आपको बता दिया, ओवुलेशन क्या है, ये सारा चीज पढ़ लीजिएगा। ये सारा चीज जब आप पढ़ लेंगे तो कल का जो क्लास हम आपको लिखवाएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिएगा। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग oogenesis पढ़ रहे हैं, oogenesis, हेडिंग डालेंगे oogenesis। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेंगे, या आप इस डायग्राम को देखेंगे। अगर oogenesis आया 5 नंबर में तो आपको ये डायग्राम जब आप बना देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। या ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस बिटवीन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, नहीं तो एक एक कर करके पार्ट वाइज भी आपके एग्जाम में आता है, तो हम सारा चीज लिखवाएंगे एक एक कर करके, ठीक है। तो अभी आप हेडिंग डालिए oogenesis, oogenesis हेडिंग डालेंगे, oogenesis लिखेंगे। oogenesis में डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, oogenesis क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे ये डेफिनेशन, oogenesis का डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the process of formation of mature female gametes from female germ cell, कोष्ठ में लिख लीजिएगा उगोनिया, कोष्ठ में लिखेंगे उगोनिया। बाबू फीमेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, उगोनिया। उगोनिया जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसको सिंगुलर में उगोनियम बोलते हैं बाबू, उगोनियम, ठीक है, ये डबल ओ है, यानी कि प्लूरल वर्ड उगोनिया, सिंगुलर वर्ड उगोनियम। तो लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स फ्रॉम ugonia is called oogenesis, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis।
अब हम oogenesis के पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे, प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो प्रोसेस ऑफ oogenesis आप लोग एक बार खुद से लिखेंगे, हमने पूरा आपको समझा दिया है, आप लिख करके और आप हमारे पास सेंड करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिखवाएंगे कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन हमने आपको बता दिया है, ओवुलेशन बहुत ही इजी चीज है, हमने बता दिया आपको, वो भी आप लिख लेंगे। प्रोसेस हम oogenesis का आपको बताएंगे और उसके बाद लिखवाने के बाद कल ही हम आपको बताएंगे, ऐसे हमने आपको आज बता भी दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कल हम आपको एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू।